बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो पहला लेक्चर था इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के ऊपर टैक्सेशन के हवाले से, जिस सेक्टर की हम एनालिसिस कर रहे थे, तो उसमें मैंने एक मेंशन किया था यहाँ तक कि इमीडिएट अटेंशन जो हैं वो क्या क्या लेने की ज़रूरत है, जिसमें फ़ेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस के बारे में ये इसके पहले पार्ट में हम बात कर रहे थे कि फ़ेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस को रोकने की ज़रूरत है और इसके लिए मैक्सिमम कोशिश की जाए। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप जो है वो एफबीआर ने ले लिए हैं और किस तरह से इसको एड्रेस किया जाता है। फिर मैं अपनी रिकमेंडेशन बताऊंगा इस सेकंड पार्ट में। तो उसमें इनकम टैक्स के हवाले से हम बात करें अगर, तो सेक्शन 108B है जो इंट्रोड्यूस करवाया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, जिसमें मैन्युफैक्चरर सप्लाई या गुड्स टू अनरजिस्टर्ड इनएक्टिव डीलर के, अगर मैन्युफैक्चरर जो है अनरजिस्टर्ड डीलर या इनएक्टिव डीलर को सप्लाईज करेगा तो मस्ट ऐड 50% ऑफ डीलर्स मार्जिन टू देयर टैक्सेबल इनकम। तो फिर उसकी टैक्सेबल जो इनकम होगी उसमें डीलर का जो मार्जिन है उसका 75% जो टैक्सेबल डीलर का मार्जिन, जो मैन्युफैक्चरर ने डीलर को जो मार्जिन दिया है उसका 75% जो है वो उसकी इनकम कंसीडर की जाएगी, जिस पे इनकम टैक्स लिया जाएगा। और डिस्करेज डीलिंग विद नॉन कंप्लाइंट डीलर एंड प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी। तो इसलिए ये मकसद इसका ये है कि जो नॉन कंप्लाइंट डीलर हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, एक्टिव नहीं हो रहे, उनको डिस्करेज करना मकसद है ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो इम्पोर्ट हो, वो इंक्रीज हो। इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स लाइबिलिटी अक्रॉस द सप्लाई चेन, कि जो इनकम टैक्स की लाइबिलिटी है वो फेयरली सब पे बराबर बराबर पड़े। ये नहीं कि एक बंदे को बहुत देना पड़ा है और कुछ उस सर्कल से बाहर हैं उनको देना ही नहीं पड़ रहा, तो उनको भी इनकम टैक्स में लाने के लिए अब जो 236G और 236H के टैक्सेस लग रहे हैं, ये भी ताकि हर स्टेज पे जाके इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाए। उसके बाद सेल्स टैक्स एक्ट में जो अमेंडमेंट्स आई हैं, एक्सपेंड्स द डेफिनेशन, जैसे कि डेफिनेशंस में सेक्शन 2 सब सेक्शन 27 का है, ब्रॉडेंड द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, के पर्सन की डेफिनेशन को बढ़ा दिया है, जिसमें इंक्लूड कर दिया है सप्लाई चेन एंटिटीज, यानी कि उसमें सप्लाई चेन में जो जो भी एंटिटी आएंगी उनको पर्सन में इंक्लूड कर दिया है। इसी तरह सेक्शन 2 का जो सब सेक्शन 46 है, रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस को क्या कर दिया है, टू इंक्लूड्स द ऑल द ड्यूटी टैक्सेस एंड चार्जेस, रिटेल प्राइस में वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो ये भी इसको ज़रा इन चीज़ से, फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस से अवॉइड करने और रिटेल प्राइस को स्ट्रेंथन करने के लिए है। प्रिवेंट द अंडर वैल्यूएशन ऑफ रिटेल प्राइस बाय मैन्युफैक्चरर टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, के ये इसलिए है कि जो अपना अंडर वैल्यूएशन करते थे रिटेल प्राइस की मैन्युफैक्चरर, वो जो है वो उसको वो ख़त्म हो जाएगी। कैप्चर ऑल टैक्सेबल पार्टीज़ रिड्यूसिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द टैक्स अवॉइडेंस, कि तमाम टैक्सेबल पार्टीज़ को मैन्युफैक्चरर से लेके एंड कंज्यूमर तक सबको इस सप्लाई चेन में लाया गया है ताकि इसमें से जो टैक्स अवॉइडेंस की अपॉर्चुनिटी है वो कम हो जाए। इसी तरह पेनल्टीज़ फॉर नॉन कंप्लाइंस के लिए सेक्शन 33 की जो सीरियल नंबर 26 है, उसमें अमेंडमेंट टू पेनलाइज द इनएक्यूरेट रिटेल प्राइस डिस्प्ले, कि अगर कोई रिटेल प्राइस किसी ने डिस्प्ले की हुई है और उसने इनएक्यूरेट की है, जिस पे टैक्स पे किया वो एक्चुअल नहीं की, जो मैं वो बात कर रहा था उधर कि वो पैकिंग के ऊपर कर देते हैं और इस पे फ्रिज जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स गुड है, एसी है, फ्रिज है, दिस दैट, वो क्योंकि ओपन डिस्प्ले में होती है उसके ऊपर प्राइस नहीं होती, वो जो टैक्स वाली है इम्पोज जो होनी चाहिए, जो सेल टैक्स के साथ आनी चाहिए, वो नहीं होती। तो अगर उसमें और प्राइस लिखी हुई है और पैकिंग पे और थी जिस पे टैक्स और पे किया था, तो उनको भी पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी। पेनल्टीज इंक्लूडिंग फाइन एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स, के उसको फाइन भी लगेगा और कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स भी होगी। और एम्स टू डिटर्न मिस रिपोर्टिंग एंड इंश्योरिंग द एडहेरेंस टू रिटेल प्राइस स्टैंडर्ड्स, के ताकि इंश्योर किया जाए कि रिटेल प्राइस वही आ रही है जो मैन्युफैक्चरर ने लगाई है, जिस पे टैक्स पे हुआ है और जो कंज्यूमर ले रहा है। रिड्यूस रेवेन्यू लॉसेस काज बाय द इनएक्यूरेट रिटेल प्राइसेस प्रैक्टिस, जो रिटेल प्राइस प्रैक्टिस की वजह से, कि अगर पैकिंग पे उसने इंपोर्टर ने इंपोर्ट स्टेज पे क्लियर करवा के टैक्स एंड ड्यूटी जो है वो दिए हैं सपोज 1000 रुपीज़ पे, और अब जाके वो लगी है पैकिंग के ऊपर, अब जाके जब वो डिस्प्ले पे किया तो 2000 की बिक रही है, इसका मतलब है कि 100% ड्यूटी एंड टैक्सेस चोरी हुए हैं।
तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये पेनल्टीज नहीं लगाई जा रही हैं। तो अब मेरी हम्बल रिकमेंडेशंस हैं जो मैंने अपने नॉलेज से पेश कर रहा हूँ, तो ये अगर अच्छी लगे तो FBR इंशाल्लाह इसको इम्पोज भी करेगा और इसको लॉ का हिस्सा भी बनाया जा सकता है कि इनएक्टमेंट टू सेल टैक्स रिटर्न सिक्योरिटी के हवाले से सबसे पहली बात है, क्योंकि फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस तब भी होती हैं जब किसी ऐसे बंदे की रिटर्न या लॉगिन या क्रीडेंशियल्स हाथे आ जाते हैं जो खुद नहीं देख रहा, तो उस पे फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस की मदद से एनेक्स्चर ए और एनेक्स्चर सी फिल कर दिया जाता है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि मैंडेटरी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी चाहिए ताकि फॉर ट्रांजैक्शन अबव अ डिफाइंड थ्रेशोल्ड जो है एनेक्स्चर सी की, उसमें उसकी प्रॉपर हो थ्रेशोल्ड में, और दूसरा ये है वैलिडेट करे, आइडेंटिफाई करे फाइलर एंड ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स को, और रिड्यूस करे रिस्क ऑफ फेक इनवॉइसेस एंड फ्रॉडुलेंट इनपुट टैक्स क्लेम को, कि जो फेक इनवॉइसेस हैं और फ्रॉडुलेंट इनपुट टैक्स क्लेम है उसको भी रिड्यूस करे। तो एक अगली जो मेरी सजेशन है वो मैंडेटरी OTP अथेंटिकेशन होनी चाहिए। उसमें क्या है कि OTP सेंड टू द फाइलर्स रजिस्टर्ड CNIC, जो फाइलर के रजिस्टर्ड CNIC है उस पे, जो टैक्स पेयर का रजिस्टर्ड CNIC है उस पे एक OPT भेजा जाए, लिंक मोबाइल नंबर वेरीफाइड वाया PMD के, उसके जो मोबाइल नंबर है जो उसके CNIC पे अटैच है उस पे एक OPT नंबर भेजा जाए जब एनेक्स्चर सी फाइल करने लगे या रिटर्न फाइल कर लगे, ताकि इंश्योर हो कि वो मुतलका बंदा जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है वही है, उसका नाम यूज़ करके कोई और तो नहीं कर रहा। इंश्योर ओनली ऑथोराइज्ड इंडिविजुअल कैन फाइल द रिटर्न, ये भी इंश्योर करें कि ऑथोराइज इंडिविजुअल जो है वो रिटर्न फाइल कर रहा है। एड्स एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड फाइलिंग, तो ऐड करें एन एडिशनल लेयर जो है ना इसमें, इसलिए ये इसके करने का मकसद है कि वो जो अनऑथोराइज्ड यूज़ हो सकता है या फाइलिंग कर देते हैं उससे ये बच जाए, इसलिए ये एक और लेयर लगा दी जाए इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए। फिर स्ट्रेंथन प्राइस मॉनिटरिंग एंड कंप्लाइंस है, उसको क्या करना है कि थर्ड शेड्यूल रिटेल प्राइस मॉनिटरिंग सेल एक होना चाहिए। वो क्या करेगा, थर्ड शेड्यूल रिटेल मॉनिटरिंग सेल जो है कंडक्ट अ सरप्राइज इंस्पेक्शन टू इंश्योर द रिटेल प्राइस मैच दो सेट्स बाय इंपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर, के क्या होगा वो जो थर्ड शेड्यूल रिटेल प्राइस है जो कंडक्ट करे सरप्राइज इंस्पेक्शन हो, सरप्राइज विजिट हो रिटेलर्स के, और इंश्योर की जाए कि रिटेल प्राइस वही है जो एट इंपोर्ट स्टेज पे लगी थी या मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे लगी थी, ताकि वो पता चले कि जिस पे वो बेच रहे हैं उसी पे है टैक्स दिया है, या ये तो नहीं है कि 1000 वाले पे टैक्सेस दिए हैं और 2000 की बेची जा रहे हैं, ये चीज़ चेक करें। रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसीज टू FBR फॉर नोटिफिकेशन आर एडजस्ट एंड स्टैंडर्डाइज प्राइस, के डिस्क्रिपेंसी जितनी भी इस तरह से आ रही हैं वो FBR को रिपोर्ट की जाए कि जो स्टैंडर्डाइज प्राइस क्या चल रही है और थर्ड शेड्यूल पे क्या रही है। कलेक्ट डाटा टू आइडेंटिफाई रीजनल प्राइस वेरिफिकेशन एंड सेट अ स्टैंडर्डाइज मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो इस तरह से वो टोटल जब इंस्पेक्शन होगी, इंस्पेक्शन होकर चेक किया जाए कि क्या क्या प्राइस इस पे ली जा रही है, इन चीज़ों पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्या प्राइस ली जा रही है, और वो मैन्युफैक्चरर क्या प्राइस शो कर रहा है। अगर मैन्युफैक्चरर कम शो कर रहा है और बिक ज़्यादा में रही है तो इसमें एक स्टैंडर्डाइज प्राइस का एक मैकेनिज्म बनाया जाए, बोर्ड को दिया जाए, ताकि बोर्ड इस पे लाइक कस्टम्स में जैसे वैल्यूएशन रूलिंग्स होती हैं इस तरह की वैल्यूएशन निकाली जाए उनकी चीज़ों के बारे में, ताकि वो आइंदा से वो टैक्स ना बचा सकें और कंज्यूमर को महंगी चीज़ें ना बेच सकें। फिर जो एक मैंने पहले भी इसमें बताया था कि कॉन्फिस्केशन प्रोसीजर है फॉर 9 कंप्लाइंट आइटम्स, जो कंप्लाइंट नहीं कर रहे उनके कॉन्फिस्केशन का जो प्रोसीजर है वो नहीं है, रूल्स नहीं है। ये भी बनाया जाए कि वो गुड्स जिस पे प्राइस इम्पोज है लिखी गई है, अगर वो ओरिजिनल लिखी नहीं, वो नहीं लिखी हुई जिस पे टैक्स पे हुआ है जो मैन्युफैक्चरर ने लिखा है, बल्कि उससे ज़्यादा लिखी गई है, तो उसको कॉन्फिस्केट किया जाए। अमेंड सेल टैक्स रूल 2006 to include a specific steps for confiscating the goods lacking required retail price labeling, जिस पे लेबलिंग ज़रूरत थी लेकिन वो नहीं हुई। अब जब कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के अगर डिस्प्ले पे जाएं, शोरूम में जाएं, तो उधर आप देखेंगे कि किसी पे प्राइसेस लिखी नहीं होंगी, अगर लिखी होंगी तो वो नहीं होंगी जिस पे टैक्सेस पे हुए हैं, वो जो है वो पैक पे ही लिखी होती हैं।
तो इसकी लेबलिंग का भी एक रूल होना चाहिए कि अगर गलत लेबल की गई है तो उन चीज़ों को कॉन्फिस्केट कर लिया जाए। क्लियरली डिफाइन अथॉरिटी एंड क्राइटेरिया फॉर कॉन्फिस्केशन इन सीरियल नंबर 26 ऑफ सेक्शन 33। सेक्शन 33 में सीरियल नंबर 26 में ये क्राइटेरिया तो बताया गया है, लेकिन कॉन्फिस्केशन का भी क्लियरली ये जो बात होनी चाहिए ताकि कोई इशू ना बढ़े। डिटेल मैन्युफैक्चरर रिटेलर फॉर सर्कमवेंटिंग द प्राइसिंग एंड रेगुलेशंस, जिसका मकसद जो है कि ये जो मैन्युफैक्चरर है और जो रिटेलर है उनमें डिटरनेस हो कि आपने वो प्राइस वही लिखनी है जिस पे टैक्स पे किया है, या टैक्स पूरा पे करें ताकि जो आप प्राइस बेच रहे हैं वो उसके ऊपर लिख सकें। तो इसी तरह इन्फोर्समेंट मेजर्स की अगर मैं बात करूं तो डिप्लॉयमेंट ऑफ FBR स्टाफ एट रिटेलर्स प्रीमिसेस, सेक्शन 40B के तहत रिटेलर जो हैं बड़े बड़े रिटेलर्स के प्रीमिसेस पे बिठाया जाए टैक्स इसको FBR के स्टाफ को अंडर सेक्शन 40B, ताकि वो चेक कर सकें कि वो उन्होंने उनकी मॉनिटर द इशुएंस ऑफ POS इंटीग्रेटेड इनवाइस एट द सिलेक्टेड रिटेलर, कि क्या वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं POS के तहत इनवाइसेस इशू कर रहे हैं। इंश्योर करेक्ट सेल टैक्स इज चार्ज टू द एक्चुअल प्राइस, कि जो प्राइस जिस पे कंज्यूमर प्राइस पे टैक्स पे हुआ था या इधर भी वही हो रहा है, या फिर अगर महंगी भी बेच रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब वो करेंगे POS से करेंगे तो वही वैल्यू रिकॉर्ड होगी जिस पे टैक्स पे होगा। तो फिर तो ठीक है कि टैक्स क्लाइंट ने कंज्यूमर ने जिस रेट पे टैक्स पे किया है वही FBR को जा रहा है, तो फिर चाहे महंगी बेचते रहें। तो इसी तरह डिटर द टैक्स अविजन एंड अंडर रिपोर्टिंग थ्रू डायरेक्ट ओवरसाइट के, ये मकसद इसका ये है कि उनको खौफ हो कि हमने एक्चुअल जो प्राइस है जिस पे दिया है, जिस पे पूरा टैक्स पे किया है उसी प्राइस पे बेचें, ना कि टैक्स अवॉइड करें या अविजन करें, बल्कि टैक्स अविजन होगी, अवॉइड तो नहीं होगा, इसमें अविजन होगी। तो थैंक यू वेरी मच। ये था, आज हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स पे टैक्सेशन के हवाले से। तो ये अगर आप चाहते हैं कि आप टैक्सेशन सीखते रहें और दूसरों को भी सिखाते रहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का है, उसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।